नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के डिस्कशन में हम करेंगे जीएफआर 2017 मतलब कि सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 पर 20 क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डीसी, एसी, एसओ, एएसओ, एलडीसी, यूडीसी, इन एनवीएस, केवीएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, ईएमआरएस, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो ये क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके सिलेबस का कंप्लीट कंटेंट है वो अवेलेबल करवा रहा है, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट है वो भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। 81, सरकारी मार्केट प्लेस जीईएम पर आपूर्तिकर्ताओं को प्रमाणित और पंजीकृत कौन करेगा? इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। हु विल ऑथेंटिकेट एंड रजिस्टर द सप्लायर्स ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मतलब कि जेम पर कौन रजिस्टर करेगा और कौन उसको ऑथेंटिकेट करेगा। अगर सप्लायर है तो उनको रजिस्टर करना और ऑथेंटिकेट करने का कार्य इनमें से कौन करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए सचिव वित्त, बी वित्त मंत्री, सी स्थापना विशेष का विभागाध्यक्ष, डी केंद्रीय क्रय संगठन। तो सही उत्तर यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी, केंद्रीय क्रय संगठन, मतलब कि सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑथेंटिकेट करेगा, साथ में ही रजिस्टर भी करेगा सप्लायर्स को, और वहां से जेम से उसको खरीदी कर सकते हैं, क्योंकि जेम पर ऑलरेडी सप्लायर्स की लिस्ट होती है। तो ये लिस्ट बनाने का काम है, ऑथेंटिकेट करने का काम है कौन करेगा? सीपीओ करेगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, सरकारी ई मार्केट प्लेस जीईएम में पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की विधिमान अवधि क्या है? व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सप्लायर्स रजिस्टर्ड इन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीईएम, मतलब कि जीईएम पर जो रजिस्टर्ड सप्लायर है वो कितने दिनों तक वहां रह सकते हैं, उनकी वैलिडिटी पीरियड है वो कितने वर्ष तक की होती है। कोई रजिस्टर्ड सप्लायर जेम पर है तो कितने दिनों तक वो वहां पर रहेगा, और उसके बाद में उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, अपनी वैलिडिटी को आगे बढ़वाना पड़ेगा, रिन्यू करना होगा वैलिडिटी पीरियड को। तो वो जो वैलिडिटी पीरियड है जेम पर रजिस्टर्ड सप्लायर की वो कितने समय तक की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1 से 5 वर्ष, बी 3 से 5 वर्ष, सी 1 से 3 वर्ष, डी 2 से 5 वर्ष। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 1 से 3 वर्ष। रजिस्टर्ड सप्लायर की जो लिस्ट होती है उनका वैलिडिटी पीरियड है वो कितने वर्ष का होता है? 1 से 3 वर्ष होगा, 1 to 3 ईयर्स यहाँ पर होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की सूची तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिकृत करेगा? हु अमोंग द फॉलोइंग विल बी ऑथराइज्ड टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर्स, कौन होगा जो कि लिस्ट ऑफ सप्लायर्स है उनको ऑथराइज करेगा? तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए डीजीएस एंड डी, बी निदेशक भंडार एवं लेखन सामग्री, सी वित्त मंत्री, डी अवर सचिव वित्त मंत्रालय। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या? ए डीजीएस एंड डी, मतलब कि डीजीएस एंड डी ये है वो रजिस्टर्ड सप्लायर को ऑथराइज करेगा, और इनके ऑथराइजेशन के बाद में ही वो जेम पर या सीपीओ की लिस्ट जो वेबसाइट है वहां पर अवेलेबल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग विल बी ऑथराइज टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर, को किसको अथॉरिटी प्राप्त है? डीजीएस एंड डी को अथॉरिटी प्राप्त है, वो रजिस्टर्ड सप्लायर की लिस्ट प्रिपेयर करेगा। और डियर फ्रेंड्स, जल्दी से आप मतलब बता दीजिए, फुल फॉर्म बता दीजिए, डीजीएस एंड डी की फुल फॉर्म क्या है? पुरानी परीक्षा में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। डीजीएस एंड डी की फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको कमेंट में बता देनी है, क्योंकि पुरानी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए कि डीजीएस एंड डी का फुल फॉर्म क्या होता है। हमारा सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 84, किसी बोलीदाता को माल की आपूर्ति करने से कब रोका जा सकता है? आज के क्वेश्चन है बिल्कुल समुद्र मंथन से निकले हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमृत है, बिल्कुल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पुरानी परीक्षा में भी पूछे गए थे और अभी भी आपके लिए वो अमृत साबित होने वाले हैं।
व्हेन कैन ए बिडर बी स्टॉप्ड फ्रॉम सप्लाइंग द गुड्स, मतलब कि कौन सी कंडीशन है जहां पर एक बिडर है, सक्सेसफुल बिडर है, उसको माल सप्लाई करने से रोका जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, बिक्री सेवा के बाद अनुपलब्धता के कारण। बी, घटिया माल की आपूर्ति करने पर। सी, माल की समय पर आपूर्ति नहीं करने पर। डी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर। तो कौन सी सिचुएशन में उसको, सप्लायर को रोक दिया जाएगा कि आपसे हम सप्लाई नहीं लेंगे, कौन सी सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ सक्सेसफुल बिडर है, उसी से माल की आपूर्ति करवाई जाती है, तो उसको मना किया जाएगा कौन सी सिचुएशन में। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर उसको, जो सप्लायर है उसको, भ्रष्टाचार अधिनियम एंटी करप्शन एक्ट 1988 के तहत अगर उसको दोषी सिद्ध कर दिया जाता है, उस पर कोई आरोप लग जाते हैं, दोष सिद्ध हो जाता है, तो उससे सप्लाई लेना के लिए मना किया जा सकता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 85, जीएफआर के नियम 151 एक के अधीन किसी बोलीदाता को रोके जाने की अधिकतम अवधि क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर डिटेनिंग ए बिडर अंडर रूल 51 वन ऑफ जीएफआर? मतलब कि जीएफआर में यहाँ पर डिटेनिंग का मतलब है कि उसको डिबार किया गया है, तो डिबार करने के लिए रजिस्टर्ड सप्लायर की लिस्ट से उसको अलग कर दिया गया है। तो कितने दिनों तक अलग रखा जाएगा? रूल 151 एक के तहत, जीएफआर के रूल 151 एक के तहत कितने दिनों तक उसको डिबारमेंट के लिए रखा जाएगा? उसके बाद में उसको वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार डिबार हो गया तो उसको लाइफ टाइम कभी भी उसको शामिल ही नहीं किया जाएगा। तो वो डिबारमेंट पीरियड है, डिटेनिंग पीरियड है, हमें पता लगाना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 3 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 4 वर्ष। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए उसको डिबार किया जाएगा अगर वो बोलीदाता है उसको स्टॉप किया गया, कोई भी कारण से उसको सप्लायर की लिस्ट से हटा दिया गया है, तो सप्लायर की लिस्ट से हटाने पर 3 साल तक के लिए वो लिस्ट में शामिल नहीं होगा, रजिस्टर्ड सप्लायर की लिस्ट में उसके बाद में उसको शामिल कर लिया जाएगा। कौन सी सिचुएशन में वो सारी कंडीशंस फुलफिल करेगा और फिर से अप्लाई करेगा, तो डिबारमेंट है वो 3 साल से अधिक नहीं हो सकता। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये। डियर फ्रेंड्स, आपको नॉलेज मंडली ऑथेंटिक कंटेंट है अपडेटेड मैनर में अवेलेबल करवा रहा है। आप एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे कंटेंट को देख करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज के क्वेश्चन हम कर रहे हैं जीएफआर 2017 पर एमसीक्यू, इस क्वेश्चन करने वाले। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। बिल्कुल आज के क्वेश्चन है समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत के जैसे हैं, आपके लिए निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देख लेते हैं 86, दरों के उद्धरण या बोलियों के बिना माल की खरीद की वित्तीय सीमा क्या है? व्हाट इज द फाइनेंशियल लिमिट फॉर परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन ऑफ रेट्स और बिड्स? मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदाउट कोटेशन कितने रुपए तक की खरीद है वो की जा सकती है? यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ए ₹25,000, बी ₹30,000, सी ₹15,000, डी ₹20,000। मतलब कि बिना कोटेशन के आप कितने रुपए तक की परचेज कर सकते हैं, ये लिमिट है वो पुरानी परीक्षाओं में पूछी गई थी। और परचेज प्रोसीजर पर तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन आएंगे, जीएफआर पर भी क्वेश्चन आते हैं, परंतु परचेज प्रोसीजर है उस पर 10-12 क्वेश्चन आपके पेपर में निश्चित रूप से मिल जाएंगे। और यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो रहा है ए 25,000। आप विदाउट कोटेशन है वो कितने हजार रुपए तक की खरीद पर कर सकते हैं? 25,000 की खरीद तक आप बिना कोटेशन के माल की खरीद कर सकते हैं एक बार में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, वह वित्तीय सीमा क्या है जिस तक विधिवत गठित वित्त समिति प्रत्येक अवसर पर माल की खरीद कर सकती है? इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। व्हाट इज द फाइनेंशियल लिमिट अप टू विच ए ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फाइनेंस कमिटी कैन प्रोक्योर गुड्स ऑन ईच ओकेजन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि अगर लोकल परचेज कमेटी है तो कितने रुपए तक की खरीद वो कर सकती है। आपको एक कमेटी गठित करनी होगी और वो कमेटी है वो लोकल होगी, वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कितने मेंबर होंगे, लोकल परचेज कमेटी है तो कितने रुपए तक की वो खरीद कर सकती है।
ऑप्शन देख लेते हैं। ए रुपीज 2,75,000, बी रुपीज 2,50,000, सी रुपीज 3 lakhs, डी रुपीज 5 lakhs। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा बी, रुपीज 2,50,000, मतलब कि 2.5 लाख रुपए तक की वो खरीद कर सकती है। परचेज कमेटी है जो कि बनाई गई है, फाइनेंशियल कमेटी है वो बनाई गई है खरीद प्रक्रिया के लिए। तो 2.5 लाख तक की खरीद है वो एक बार में कर सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 88, बोलियां प्राप्त करने की प्रक्रिया के कितने तौर तरीके हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी मॉडलिटीज आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग बिड्स? कितने प्रकार की बोलियां होती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। करेक्ट आंसर इज सी 5। 5 प्रकार की बोलियां होती है। और जल्दी से कमेंट कर दीजिए कौन कौन सी बोलियां हैं वो। ओपन टेंडर इंक्वायरी है कि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है कि सिंगल टेंडर इंक्वायरी है? बोलियां हैं वो कितने प्रकार की होती है? जल्दी से आपके कमेंट आ जाने चाहिए। डियर फ्रेंड्स, मुझे मालूम है कि आप बहुत सारी चीजें जानते हैं। जब आप शेयर करेंगे तो आपका नॉलेज है वो बढ़ेगा। तो कमेंट करिए कितने प्रकार की बोलियां होती हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, माल की खरीद के दौरान बोलियां प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियां क्या हैं? इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। व्हाट आर द मेथड्स टू बी फॉलोड फॉर ऑब्टेनिंग बिड्स ड्यूरिंग द परचेज ऑफ गुड्स? बिल्कुल रो बड़ा क्वेश्चन है, हर परीक्षा में खड़ा मिलता है। कौन कौन से प्रकार की खरीद प्रक्रिया हैं, कौन कौन सी बोलियां होती हैं, बिड्स कौन कौन से तरीके के हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए विज्ञापित निविदा पूछताछ, बी सीमित निविदा पूछताछ, सी एकल निविदा पूछताछ, डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। मतलब कि सभी तरीके से आप खरीद कर सकते हैं। ये सभी बोलियों के प्रकार हैं, बिड के मेथड हैं। जैसे कि विज्ञापित निविदा पूछताछ है जिसमें एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी है। साथ में ही सीमित निविदा पूछताछ है, मतलब कि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है। साथ में ही सिंगल टेंडर इंक्वायरी है। तो ये सारे मेथड्स हैं वो खरीद प्रक्रिया के बोलियों के हैं। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, सिंगल टेंडर इंक्वायरी, तो सारे मेथड्स हैं वो सही है। हमारा सही उत्तर हो रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 90, खरीदे जाने वाले माल का वह अनुमानित मूल्य क्या है जिसके लिए निविदा आमंत्रण विज्ञापित किया जा सकता है? What is the approximate value of the goods to be procured for which the tender invitation may be advertised? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए रुपये 15 लाख और उससे अधिक, बी रुपये 25 लाख और उससे अधिक, सी रुपये 30 लाख और उससे अधिक, डी रुपये 10 लाख और उससे अधिक। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, रुपये 25 लाख और उससे अधिक। अगर आपको एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी करनी है तो यहाँ पर कितनी राशि से अधिक खरीद होनी चाहिए? 25 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, तब आप एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी करेंगे। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, सीमित निविदा पूछताछ की पद्धति उस स्थिति में अपनाई जा सकती है जब खरीदे जाने वाले सामान का अनुमानित मूल्य निम्नलिखित में से हो। द मेथड ऑफ लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी कैन बी अडॉप्टेड इफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द परचेजर इज फ्रॉम द फॉलोइंग। कितने लाख तक की खरीदी यहाँ पर होनी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 10 लाख रुपये, बी 15 लाख रुपये, सी 25 लाख रुपये, डी 20 लाख रुपये। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी 25 लाख रुपये। अगर आप लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी कर रहे हैं तो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी यहाँ पर हो रही है, तो कितने रुपए तक की खरीद यहाँ पर होनी चाहिए? 25 लाख रुपए तक की खरीद होनी चाहिए। तो उसमें लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी होगी। और लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में आपको मालूम है कि रजिस्टर्ड सप्लायर तक ही ये टेंडर फॉर्म है वो दिए जाते हैं। ये ओपन मार्केट में नहीं लाए जाएंगे, रजिस्टर्ड सप्लायर तक ही लाए जाते हैं। अगर आपको पूरे परचेज प्रोसीजर को समझना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, परचेज प्रोसीजर की डिटेल प्रोसेस है वो भी बताया गया है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 92, सीमित निविदा पूछताछ में आपूर्तिकर्ता फर्मों की संख्या निम्नलिखित में से किस से अधिक होनी चाहिए? द नंबर ऑफ सप्लायर्स फर्म इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरीज शुड बी मोर देन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा है, परंतु पूछा गया था पुरानी परीक्षाओं में और अभी भी याद रखना जरूरी होगा, क्योंकि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी कर रहे हैं तो कितनी फर्म कम से कम होनी चाहिए, तब जा करके वो जो लोवेस्ट प्राइस मिलेगी उसको सक्सेसफुल बिडर बनाया जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए 2, बी 5, सी 3, डी 4। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी 3। तीन से कम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी कर रहे हैं तो तीन सप्लायर कम से कम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सप्लायर्स हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, तो रजिस्टर्ड सप्लायर में से भी तीन कम से कम होने चाहिए कोई भी परचेजिंग प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, जटिल और तकनीकी प्रकार के उच्च मूल्य वाले संयंत्र मशीनरी आदि की खरीद के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का पालन किया जा रहा है? Which of the following system is being followed for procurement of high value plant machinery etc of complex and technical type? मतलब कि यहाँ पर हाई वैल्यू प्लांट है, मशीनरी है, जिसमें कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल टाइप की खरीद होनी है, तो कौन कौन से तरीके के विज्ञापन यहाँ पर होने चाहिए? विकल्प देख लेते हैं, विज्ञापित निविदा प्रणाली, बी दो बोली प्रणाली, सी एकल निविदा प्रणाली, डी सीमित निविदा प्रणाली। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी दो बोली प्रणाली। मतलब कि अगर आपको हाई वैल्यू प्लांट मशीनरी खरीदनी है जहां पर कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल टाइप की खरीदारी करनी है, तो यहाँ दो बोली सिस्टम, टू बिड सिस्टम होगा। पहली में टेक्निकल बिड होगी, टेक्निकल बिड सिस्टम होगा, और दूसरे में होगा फाइनेंशियल बिड। फाइनेंशियल बिड होगी तो दो बिड उससे मांगी जाएंगी। सबसे पहले टेक्निकल बिड है वो ओपन की जाएगी, अगर ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में फिट बैठ जाती है तो उसके बाद में फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी, और फाइनेंशियल बिड में भी अगर वो फिट बैठती है, मतलब कि लोवेस्ट होती है, तो उसको टेंडर अलॉट कर दिया जाएगा, अवार्ड कर दिया जाएगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी दो बोली प्रणाली। अगर हाई वैल्यू प्लांट है या मशीनरी है जहां पर कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल टाइप के स्पेसिफिकेशन चाहिए तो दो बोली प्रणाली अपनानी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा बी। और अगला सवाल देख लेते हैं 94, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में एकल निविदा पूछताछ प्रणाली अपनाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस सिंगल टेंडर इंक्वायरी सिस्टम इज अडॉप्टेड? ऑप्शन देख लेते हैं, ए जब अपेक्षित माल का निर्माण किसी फर्म विशेष द्वारा किया जाता है, बी ऐसी अत्यावश्यकता के मामले में जब अपेक्षित माल को किसी स्रोत विशेष से खरीदना आवश्यक हो, सी जब उपस्करों के विद्यमान सेटों के लिए संगत मशीनरी या अतिरिक्त पुर्जों के मानकीकरण के कारण चयनित फर्म से ही खरीद करनी पड़े, और डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि क्यों ये एक सिंगल टेंडर इंक्वायरी की जाती है, एक जगह से क्यों खरीदा जाता है। तो सही उत्तर हमारा होगा डी। इन सब परिस्थितियों की वजह से एक सिंगल टेंडर इंक्वायरी की जाती है। पहले में देख लेते, जब अपेक्षित माल का निर्माण किसी फर्म विशेष द्वारा किया जाता है, मतलब कि उस जगह पर ही मिलता है, दूसरी जगह कोई फर्म है बनाती नहीं है, उसकी सप्लाई नहीं करती है। तो सिंगल सोर्स जब होता है, सिंगल सोर्स होगा तो आपको निश्चित रूप से सिंगल टेंडर इंक्वायरी करनी पड़ेगी, उसको मार्केट में फैलाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी है, ऐसी अत्यावश्यकता के मामले में जब अपेक्षित माल को किसी स्रोत विशेष से खरीदना आवश्यक हो, मतलब कोई इमरजेंसी की कंडीशन है और आपको स्रोत है, मतलब सोर्स भी मालूम है कि वहीं से खरीदना उचित होगा, तो उस स्थिति में भी आप एक सोर्स से सिंगल टेंडर इंक्वायरी कर सकते हैं। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब उपस्करों के विद्यमान सेटों के लिए संगत मशीनरी या अतिरिक्त पुर्जों के मानकीकरण के कारण चयनित फर्म से ही खरीद करनी पड़े, मतलब कि एक कोई कंपनी एजेंसी फर्म ने प्लांट लगाया हुआ है, तो वो प्लांट के जो कल पुर्जे हैं, जो इक्विपमेंट है वो ही दे सकते हैं, दूसरी जगह से देंगे तो उसका स्पेसिफिकेशन है अपने टाइप का है, दूसरे प्लांट है, प्लांट की मशीनरी है उसमें फिट ही नहीं होंगी। जैसे कि फाइटर प्लेन राफेल खरीदे गए हैं, तो वो उसके कल पुर्जे हैं, उसके इक्विपमेंट हैं, वो उसी कंपनी से लेने होंगे, दूसरी कंपनी के इक्विपमेंट है उसमें फिट नहीं होंगे, तो वहां पर क्या करनी होगी आपको, सिंगल टेंडर इंक्वायरी करनी होगी। कोई
प्लांट लगाया है, पावर प्लांट लगाया है, तो स्पेसिफिकेशन अपनी कंपनी का होता है, उसी टाइप का वहाँ से खरीदी करना होगा। तो इन सब सिचुएशंस में आपको सिंगल टेंडर इंक्वायरी करनी होगी और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं 95। बोली प्रतिभूति की निम्नलिखित में से वह प्रतिशतता क्या है जिसे सीमित या विज्ञापित निविदा पूछताछ के मामले में बोलीदाता द्वारा जमा करना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया आपको कि समुद्र मंथन से यहाँ पर अमृत निकला है, तो अमृत में कौन सा क्वेश्चन आ गया है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बिड सिक्योरिटी विच इज टू बी डिपॉजिटेड बाय द बिडर इन केस ऑफ लिमिटेड और एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी? मतलब कि लिमिटेड या एडवर्टाइज्ड इंक्वायरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिड सिक्योरिटी है, ईएमडी है, वो कितनी जमा करनी होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 2 to 5%, बी 3 to 6%, सी 4 to 7%, डी 1 to 3%। करेक्ट आंसर विल बी ए 2 to 5%। ईएमडी है वो कितनी होगी? जितनी भी खरीद प्रक्रिया है उसके 2 से 5% बिड सिक्योरिटी है वो जमा करनी होगी। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 96। असफल बोलीदाताओं को बोली प्रतिभूति कब वापस की जाएगी? व्हेन विल द बिड सिक्योरिटी बी रिटर्न टू द अनसक्सेसफुल बिडर्स? ईएमडी है वो सभी को जमा करनी जरूरी होती है, परंतु सक्सेसफुल बिडर है उनकी आगे की प्रोसेस है वो चल जाएगी, परंतु अनसक्सेसफुल बिडर है उनको ईएमडी कितने दिनों के अंदर जमा करनी होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए संविदा सौंपे जाने के बाद 30वें दिन या उससे पहले, बी संविदा सौंपे जाने के बाद 10वें दिन या उससे पहले, सी संविदा सौंपे जाने के बाद 40वें दिन या उससे पहले, डी संविदा सौंपे जाने के बाद 15वें दिन या उससे पहले। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए संविदा सौंपे जाने के बाद 30वें दिन या उससे पहले, मतलब कि बिड अलॉटमेंट हुआ है तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर जो अनसक्सेसफुल बिडर है, क्योंकि उनकी प्रक्रिया में आगे कोई उनका रोल नहीं बचता है, तो अनसक्सेसफुल बिडर को ईएमडी है वो लौटा दी जाएगी 30 दिनों के अंदर। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। अगला सवाल देख लेते हैं 97। बोली प्रतिभूति की विधि मान्य अवधि क्या होनी चाहिए? मतलब कि व्हाट शुड बी द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द बिड सिक्योरिटी? कितने दिनों के अंदर वो बिड सिक्योरिटी है वो वापिस हो जानी चाहिए? अगर सक्सेसफुल बिडर है तो सक्सेसफुल बिडर को भी उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बिड सिक्योरिटी है वो कितने दिनों तक वैलिड होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए अंतिम बोली की विधि मान्य अवधि के बाद 30 दिन, बी अंतिम बोली की विधि मान्य अवधि के बाद 45 दिन, सी अंतिम बोली की विधि मान्य अवधि के बाद 40 दिन, डी अंतिम बोली की विधि मान्य अवधि के बाद 15 दिन। तो सही यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा बी अंतिम बोली की विधिमान्य अवधि के बाद 45 दिन। जिस दिन फाइनल टेंडर हो चुका है, टेंडर अलॉटमेंट हो चुका है, तो उसके 45 दिनों के अंदर सक्सेसफुल बिडर है उसको भी बिड सिक्योरिटी है, ईएमडी है वो वापस कर दी जाएगी या एडजस्ट कर दी जाएगी। हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 98। प्रतिभूति निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार की जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलेबी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिड सिक्योरिटी विल बी एक्सेप्टेड? कौन कौन से फॉर्म है जिनमें बिड सिक्योरिटी को जमा किया जा सकता है बिडर के द्वारा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए बैंक गारंटी, बी आवधिक जमा रसीद, सी मांग ड्राफ्ट, और डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है डी उपर्युक्त सभी। सभी तरीके से जो रजिस्टर्ड सप्लायर है या दूसरे सप्लायर है, जो भी बिड प्रोसेस में भाग लेते, निविदा प्रक्रिया में भाग लेते सप्लायर, तो बैंक गारंटी के द्वारा भी ईएमडी जमा कर सकते हैं, या जो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट होती है उसके द्वारा भी जमा कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भी जमा कर सकते हैं। तो सभी तरीके से ये जमा की जा सकती है ईएमडी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 99। कार्य निष्पादन प्रतिभूति बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट संविदा मूल्य की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत होनी चाहिए? द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू स्पेसिफाइड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स?
परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो किसको देनी होती है? जो सक्सेसफुल बिडर होते हैं उनको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो जमा करनी होती है। और ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो कितनी होनी चाहिए? इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने ईएमडी बिड सिक्योरिटी तो देख ली, जहां पर 2 से 5% बिड सिक्योरिटी हो रही थी। और इसको अनसक्सेसफुल बिडर है उनको कितने दिनों में लौटाना था ये भी देख लिया था। और सक्सेसफुल बिडर है उनके भी लिए भी ईएमडी की वैलिडिटी कितने पीरियड की होती है ये भी देख लिया। अब जो सक्सेसफुल बिडर है उनको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करनी होगी। आपको मालूम है कि सक्सेसफुल बिडर है उनकी भी पूरे साल तक या जो सप्लाई है उसके लिए सिक्योर होना होगा। जो भी परचेजिंग एंटिटी है उसको ऐसा नहीं है कि फाइनल बिड अलॉट कर दिया और वो छोड़ के भाग गया, उसने माल की सप्लाई नहीं करी। तो उससे बचने के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो ली जाती है। तो कितने प्रतिशत होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2 से 3%, बी 4 से 5%, सी 6 से 7%, डी 5 से 10%। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी 5 से 10%। जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो कितनी होती है? 5 से 10%। जो भी सप्लाई होती है टोटल जो परचेज प्रोसीजर है उसके 5 से 10% है वो किस रूप में ली जाती है? परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में ली जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। और डियर फ्रेंड्स T20 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 संविदा संबंधी सभी दायित्वों के समापन के बाद कार्य निष्पादन प्रतिभूति की विधिमान अवधि क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द वैलिड पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। मतलब कि जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा की गई थी, पीएस है वो जमा की गई थी। ये पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा 5 से 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो जमा की गई थी। तो ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो कितने दिनों के बाद में एडजस्ट या लौटा देनी होगी? क्योंकि उसने सप्लायर ने सारे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हैं, सारी माल की आपूर्ति है वो पूरी कर दी है। तो कितने दिनों के अंदर वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो लौटा देनी होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 60 दिन, बी 45 दिन, सी 50 दिन, डी 30 दिन। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए 60 दिन। 60 दिन के अंदर उसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो लौटा दी जाएगी, क्योंकि उसने सारे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लिए। और आज के क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड थे GFR 2017, मतलब कि सामान्य वित्तीय नियमावली पर अति महत्वपूर्ण प्रश्नमाला चल रही है। पूरे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, वीपी, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके सारे कंटेंट हैं, जैसे कि सर्विस रूल्स हैं, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी अवेलेबल है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और अपने कंटेंट को ऑथेंटिक और अपडेटेड मैनर में प्रिपेयर करिए। आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें। आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं नॉलेज मंडली पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।